दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 21 के शुरुआत में शियन यांग से मिलने के लिए आता है। ये यांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो यांग कहती है कि नहीं। शियन कहता है कि क्या हुआ है। यांग कहती है कि होटल का शॉवर सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं शॉवर नहीं ले पाई। शियन यांग की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। शियन यांग से पूछता है कि ये लड़का कौन था, तो यांग कहती है कि इकोनॉमिक क्राइम यूनिट के कैप्टन थे, वो मुझे खास तौर पर वापस छोड़ने के लिए आए थे। शियन कहता है कि ये तो काफी यंग है। यांग कहती है कि अब इतना भी यंग नहीं है, उसकी एज 33 इयर्स है। यांग कहने लगती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी और मेरी मॉम ने इससे कितने पर्सनल सवाल पूछे हैं। मैं बहुत ही एम्बैरेस महसूस कर रही थी। शियन कहती है कि क्या ये सिंगल है। यांग कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ फांग जब अपने घर पर आता है तो चियांग ने घर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया होता है। फांग बेल देता है तो शाओची दरवाजा खोलता है। फांग अंदर आने वाला होता है तो शाओची इसको बाहर रहने के लिए कहता है। फांग पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, तो शाओची कहता है कि मेरा अल्ट्रामैन कहाँ पर है। फांग इसको अल्ट्रामैन दे देता है तो ये अपने डैड को थैंक्स बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। फांग शाओची से कहता है कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। शाओची कहता है कि मॉम ने कहा है कि अगर मैंने आपके लिए दरवाजा खोला तो मुझे आपके साथ पुराने घर में रहना पड़ेगा, लेकिन मैं पुराने घर में नहीं रहना चाहता। ये सब सुनकर फांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अब इसको यहाँ से जाना पड़ता है। अब यांग और शियन जब डिनर कर रहे होते हैं तो शियन यांग से कहते हैं कि इस वीकेंड तो तुम वहाँ पर नहीं आ सकी, तो क्या तुम अगले वीकेंड चलोगी मेरे साथ वहाँ पर। यांग कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। फिर शियन से पूछती है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। शियन कहता है कि हाँ सब सही है। यांग कहती है कि अगर तुम ये कह रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई है। इस बात पर शियन मुस्कुराने लगता है, कहता है कि तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रही हो। यांग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर यकीन है। यांग कहती है कि शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे बताया कि बैंक्वेट पर वो तुमसे मिली है और वो इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि उसे तुम्हारा वीचार्ट मिल गया है। यांग कहती कि दूसरों की नजरों में अब हम पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम वाकई में ही बहुत सक्सेसफुल हो। शियन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कभी भी खुद को नहीं बदलूंगा। यांग कहती है कि मैं ये जानती हूँ, तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। आज जब यांग मीटिंग के लिए आती है तो यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि यांग वापस आ गई है। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई हूँ कि यांग को कोई सपोर्ट कर रहा है। हम यांग की तरह कभी भी नहीं बन सकते। दूसरा एम्प्लॉय कहने लगता है कि शायद इसी वजह से ब्रांच टाइटल मिलने से पहले ही उसको आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। ये कह रहे होते हैं कि यांग को मिस्टर गू को खुश करके क्या क्या मिला होगा। यांग भी पीछे खड़ी मिस्टर यंग के साथ ये सब बातें सुन रही होती है। ये कहने लगते हैं कि मिस्टर गू अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और किसी को भी अभी ये मालूम नहीं हुआ कि पैसे कहाँ पर हैं। मिस्टर यंग कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन यांग इनको रोक देती है। शियन को याद आ रहा होता है कि मिस्टर यंग आज इनसे मीटिंग के लिए मिलने आए थे और मिस्टर यंग फांग को ये बात बताते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि रूमर्स इतनी जल्दी फैल जाएंगे। इसी बारे में सोचकर शियन को यांग के लिए बुरा लग रहा होता है। अब शियन मिस्टर यंग को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। शियन अपनी मॉम से कैप्टन सन का वीचार्ट ले लेता है। मॉम कहती है कि तुम भला उसका वीचार्ट क्यों ले रहे हो। शियन कहता है कि मुझे उसे एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना है। यंग मिस्टर यंग के पास आकर कहती है कि आपने अचानक से ये मैच क्यों ऑर्गेनाइज किया है। मिस्टर यंग कहते हैं कि मैं तो यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये मैच यूनियन ने ऑर्गेनाइज करवाया है और जैसा कि तुम देख सकते हो कि शियन की कंपनी हमें स्पॉन्सर कर रही है। शियन ने कहा है कि सीबीबीसी और उसकी कंपनी में बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज हैं, जबकि तंगचंग पुलिस में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स सिंगल हैं, तो इस मैच की मदद से हम बहुत सारे लोगों को जान सकते हैं। यहाँ पर कैप्टन सन भी आए होते हैं। ये यंग से कहते हैं कि मैच के लिए क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी। यंग कहती है कि ठीक है। यंग और कैप्टन सन खेलने ही वाले होते हैं कि कैप्टन सन को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है तो ये सबसे सॉरी करते हैं, कहते हैं कि क्या कोई मेरी जगह ले सकता है। तो शियन कहता है कि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहूंगा। यंग शियन को यहाँ पर देखकर मुस्कुराने लगती है। अब शियन और यंग एक साथ खेलते हैं, ये दोनों ये मैच जीत जाते हैं। आज ऑफिस में यंग के कोलीग्स ये बात कर रहे होते हैं कि इस सब में यंग शामिल नहीं है क्योंकि यंग ने तो खुद इन्वेस्टिगेशन में कैप्टन सन की मदद की है। कल मैच के बाद कैप्टन सन ने इसलिए तो यंग को थैंक्स बोला था। ये कहते हैं वैसे भी अगर यंग ने को गलती की होती तो वो कभी भी यहाँ पर वापस ना आ पाती। जैसे ही ये लोग लिफ्ट से निकलते हैं तो अपने साथ बैनर्स भी ले जाते हैं। यंग इन बैनर्स के पीछे खड़ी होती इसलिए इनको ये नजर नहीं आती। यंग ये सुनकर खुश दिखाई दे रही होती है और शियन को थैंक्स का मैसेज करती है। आज यांग और शियन शाओची को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। जाते हुए यांग चियांग से कहती है कि क्या तुमने अभी तक फांग को वापस घर आने की परमिशन नहीं दी। चियांग कहती है कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपार्टमेंट की सेल को कैंसिल कर देगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और ये काम किसी और एजेंसी के हवाले कर दिया है। तुम खुद ही बताओ कि मैं उसको कैसे माफ कर
सकती हूँ। यांग कहती है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अपार्टमेंट बेचने के पीछे कोई सॉलिड रीजन हो, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। चांग कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। शियन शाओची से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें आज मुझे क्या बुलाना है। शाओची कहता है कि डैडी। शियन कहता है कि और यांग को। शाओची कहता है कि मुझे यांग को मम्मी बुलाना है। शियन कहता है कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स लेकर दूंगा। अब शियन और यांग शाओची को आर्ट क्लास के लिए लेकर आ जाते हैं। ये कंपनी उसी ग्रुप के अंडर होती है जिसके लॉन पर यांग काम कर रही है। यांग यहाँ पर शाओची की मॉम बनकर ही इस टीचर से बात कर रही होती है। यांग शियन को इशारा करती है तो शियन कहता है कि 60,000 यॉन काफी बड़ी रकम है। अगर हम 3 सेमेस्टर्स के पैसे एक ही साथ जमा करवा देंगे तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पैसे लेकर भाग जाएं? तो ये हंसते हुए कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी आर्ट अकेडमी की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इतने में ही इस लड़की का कोलीग इसके पास आता है और इसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद ये दोनों को बताती है कि अभी जिस पैकेज के बारे में मैंने आपको बताया है उसके सारे पास बिक चुके हैं। ये सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं और इसका दूसरा कोलीग कहने लगता है कि आप दोनों 100,000 यॉन प्लैटिनम कार्ड के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? ये कार्ड 10 साल के लिए वैलिड रहेगा और अगर आप ये वाला पैकेज लेते हैं तो आपके बच्चे को इंडिविजुअल क्लासेस दी जाएंगी। यांग कहती है कि पहले हम अपने बेटे को क्लास विजिट करवाना चाहते हैं। तो ये कहती है कि हाँ आप करवा सकते हैं। यहाँ से चाहते हुए यांग शियन से कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अब शियांग यांग को वॉइस मैसेज करती है कि तुम दोनों ने शाओची को इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर दिए हैं? मैं बाकी सब तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ लेकिन ये स्केटबोर्ड नहीं। तुम जानते भी हो कि हाई स्कूल में स्केटबोर्डिंग करते हुए फांग की टांग टूट गई थी। शियन यांग से कहता है कि तुम इसको बंद कर दो, मैं चियांग की डांट मजीद नहीं सुन सकता। अब यहाँ पर ये दोनों कुछ लड़कों को स्केटबोर्डिंग करते हुए देख रहे होते हैं। शियन कहता है कि जब हम हाई स्कूल में थे तो स्केटबोर्डिंग करना सबसे बड़ा ट्रेंड था। यांग कहती है कि हाँ और इसी ट्रेंड की वजह से फांग की टांग टूट गई थी। शियन कहता है कि पहले मैं स्केटबोर्डिंग में काफी अच्छा हुआ करता था। यांग कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन अब तुम बूढ़े हो गए हो। शियन कहता है कि मैं अभी भी यंग और एनर्जेटिक हूँ। यांग को इसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता तो शियन कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें स्केटबोर्डिंग कर दिखाता हूँ। यांग कहती है कि अगर तुम्हारी टांग टूट गई तो फिर मैं फांग और तुम्हारे एम्प्लॉयज को क्या कहूंगी? शियन कहता है कि मैं फांग की तरह नहीं हूँ, तुम बस देखती जाओ। शियन यांग को स्केटबोर्डिंग करके दिखाता और कहता है कि तुम अब क्या कहना चाहती हो? यांग कहती है कि हाँ इतना बुरा नहीं है। शियन कहता है कि तुम भी ट्राई करो। तो यांग कहती है कि मैं गिरना नहीं चाहती। शियन कहता है कि स्केटबोर्डिंग करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर यांग आ जाती है। यांग शियन से पूछती है कि मुझे आगे कौन सा पाँव रखना होगा। ये सुनकर शियन नीचे बैठ जाता है। शियन को इस तरह से देखकर यांग नर्वस दिखाई दे रही होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जैसे ये लोग शियन को देखते हैं तो उनको लगता है कि शियन यांग को प्रपोज करने वाला है। तो ये सब लोग शियन को सपोर्ट करने लगते हैं और यांग से कहते हैं कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। शियन यांग से कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो। ये सुनकर यांग परेशान हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन शियन को बहुत पेन हो रही होती है। यांग चिल्लाने लगती है कि कोई जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करे। दूसरी तरफ शियांग शाओची को लेकर फांग के रेस्टोरेंट आती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से हो जाती है जो कि इसको लियांग से इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है कि सेल्स डायरेक्टर है। इसका फ्रेंड कहता है कि लियांग ने तुम्हारे अपार्टमेंट के लिए 5% डिस्काउंट दिया है। ये सुनकर शियांग बहुत हैरान होती है तो लियांग कहता है कि वही अपार्टमेंट जिसकी डाउन पेमेंट भी तुम लोगों ने जमा करवा दी है। शियांग तो ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और इसको फांग पर अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शियांग जैसे ही फांग के पास आते तो फांग शियांग से माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मैं वो घर नहीं बेच रहा था बल्कि हमारी मेमोरीज बेच रहा था। शियांग कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें रियलाइज हो गया है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये अपार्टमेंट बेचने के बाद मुझसे दोबारा नहीं करोगे। फांग वादा नहीं करना चाह रहा होता। शियांग कहती है कि जो भी ये वादा तोड़ेगा उसको हर इन्वेस्टमेंट में नुकसान होगा। ये सुनकर फांग डर जाता है। अब शियांग इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे बगैर बताए उस अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट भी जमा करवा दी है। फांग कहते हैं कि उस दिन अपने दोस्तों के साथ में वो अपार्टमेंट देखने के लिए गया था। इतना अच्छा अपार्टमेंट कम कीमत पर मिल रहा था तो मैंने जिस बात में आकर उसकी डाउन पेमेंट जमा करवा दी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें तो इस बारे में बताया ही नहीं है। फांग चियांग को अब मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन चियांग का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा होता। इतने में इसको यांग की कॉल आती है। यांग से बात करके चियांग परेशान हो जाती है तो फांग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। चियांग कहती है कि शियन हॉस्पिटल में है। फांग कहता है कि फिर हम जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। तो चियांग कहती है कि मैं अपनी कार पर आई हूँ। ये कहकर ये चली जाती है। अब डॉक्टर यांग को बता रही होती है कि शियन कल तक कुछ भी नहीं खा सकता है। इसी मोमेंट पर पार्ट 21 खत्म हो जाता है।